जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 7 हिंदी के पाठ 12 दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, इसका पीडीएफ शब्दार्थ और व्याकरण हम पहले से कर चुके हैं, तो अब हम इसको पाठ को समझेंगे और फिर इसके प्रश्नोत्तर हम अपनी CW कॉपी में करेंगे। तो आज हम हमारा हिंदी का पाठ 12 दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को समझते हैं। बच्चों, गांधी जी को कौन नहीं जानता। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म गुजरात में हुआ था, है ना। उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। अंग्रेजों के प्रति उन्होंने विरोध किया और इसका परिणाम हमें 15 अगस्त 1947 को देखने को मिला। लोगों ने भी उनका पूर्ण रूप से साथ दिया। अंग्रेज तरह तरह से अत्याचार करते थे और इसका गांधी जी ने पूर्ण विरोध किया था। गांधी जी को हम राष्ट्रपिता के रूप में भी संबोधित करते हैं। बच्चों, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के लिए गए थे, तब उनका एक संस्मरण इस पाठ के द्वारा हम पढ़ेंगे कि उनको क्या क्या परेशानी, अंग्रेजों के समय उनको क्या क्या परेशानी उठानी पड़ी, है ना। गांधी जी ने LLB करी थी। वे पेशे से वकील थे और इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए वे कहाँ गए थे? गांधी जी प्रिटोरिया गए थे, ठीक है। तो वहीं का ये संस्मरण है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी। भारत से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा बहुत लंबी थी। मतलब भारत से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करना बहुत ही लंबा समय बिताना पड़ता था। 1893 के मई के महीने के अंत में गांधी जी नेटाल पहुंचे। कब? 1893 में, है ना। नेटाल पहुंचे। पहली बात जो उन्होंने देखी कि वहाँ भारतीय लोगों का बहुत कम सम्मान किया जाता था। अंग्रेज भारतीय लोगों से नफरत करते थे, है ना। उन्हें जगह जगह अपमानित किया जाता था और गांधी जी को जब इसका सामना करना पड़ा तो उन्होंने इसका पूर्ण रूप से विरोध किया था, है ना। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। डबरन पहुंचने के कोई एक सप्ताह के भीतर वे दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के सेठ अब्दुल्ला के साथ न्यायालय में गए। वे वहां न्यायालय में बैठे ही थे। न्यायालय क्यों गए? क्योंकि वो पेशे से वकील थे। उन्होंने LLB कर रखी थी, है ना, और इसलिए अक्सर उनका न्यायालय जाना होता रहता था। न्यायालय मतलब अदालत। न्यायाधीश ने उनकी ओर उंगली उठाई और कड़ी आवाज में यह कहा कि तुम अपनी पगड़ी उतार दो। गांधी जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने घूम कर देखा तो पाया कि आसपास कई मुसलमान पगड़ी पहने हुए थे। वे समझ नहीं पाए कि केवल उन्हें ही क्यों फटकारा गया है। इसका कारण ये था कि अंग्रेज भारतीय लोगों से नफरत करते थे। उन्होंने देखा कि ये भारतीय पगड़ी पहने हुए हैं, तो उन्होंने उन्हें बीच में पगड़ी उतारने के लिए कहा। गांधी जी बोले, श्रीमान, उन्होंने उत्तर दिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं अपनी पगड़ी क्यों उतार दूं। मैं नहीं उतारूंगा। गांधी जी कुपित होकर, मतलब गुस्से में, उन्होंने चिल्ला उठे, कृपा करके अपनी पगड़ी उतार दें। कौन बोले? न्यायाधीश बोले कि कृपा करके आप अपनी पगड़ी उतार दें। यह सुनकर गांधी जी न्यायालय में उठ गए। अब्दुल्ला गांधी जी के पीछे पीछे दौड़े और उनकी बाह पकड़ ली। आप जानते नहीं हैं
मैं आपको कारण बता दूंगा कि यहाँ ये गोरी चमड़ी वाले मतलब अंग्रेज ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। ये लोग भारत के लोगों को तुच्छ समझते हैं, उन्हें कुली या सामी के नाम से पुकारते हैं, है ना। कुली कौन होता है? सामान ढोने वाला, है ना, तो उसे कुली या सामी के नाम से पुकारते हैं। जो मुसलमान हैं उन्हें पगड़ी पहनने की स्वीकृति है क्योंकि उनके धर्म में वैसे कपड़े पहनना आवश्यक है, अब्दुल्ला बोले। इसलिए आपको बोला होगा, गांधी जी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वे बोले, यह नियम तो किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपमान है, क्योंकि स्वतंत्र रहना, है ना, अपने मन चाहे कपड़े पहनना, मन चाहे वेशभूषा धारण करना, है ना, व्यक्ति की स्वतंत्रता है। और इस स्वतंत्रता में अगर कोई बाधा डालता है तो यह उसकी स्वतंत्रता का अपमान है। ऐसे आपत्तिजनक नियम के विरुद्ध मैं आज ही डबरन प्रेस में लिखकर अपना विरोध प्रदर्शन करूंगा। उन्होंने डबरन नामक एक प्रेस थी, और प्रेस मतलब जहां पर अखबार छपते हैं, वहां पर उन्होंने इसका विरोध किया। गांधी जी ने इस आशय का पत्र लिखा और समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। उसे आशा से अधिक प्रचार मिला, है ना। लोग मतलब गांधी जी ने अपने अपमान का विरोध जताया। डबरन में 1 सप्ताह बिताकर गांधी जी प्रिटोरिया गए, है ना। प्रिटोरिया वकालत के सिलसिले में वो गए। वहां उन्हें मुकदमे की पैरवी करनी थी, है ना। एक मुकदमा था, उसकी वकालत करनी थी। प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर वे रेलगाड़ी में चढ़े। रात के समय नेटाल की राजधानी मेरिट्सबर्ग पहुंचे। वहां एक अंग्रेज भी उसी डब्बे में आ गया। अंग्रेज वहां पर उसी प्रथम श्रेणी के डब्बे में एक अंग्रेज भी बैठ गया जहां पर गांधी जी थे। उसने गांधी जी को घृणा से देखा। कंडक्टर को बुलाकर कहा, इस कुली को यहाँ से उठा ले जाओ। और वहां मतलब कुली शब्द से संबोधित करते थे भारतीय लोगों को, है ना। और उन्होंने घृणा की दृष्टि से बोला कि इन्हें यहाँ से गाड़ी से निकलने की उनको बोला। पटक दो मतलब बाहर निकाल दो, तथा इनकी जगह मैं काले आदमी के साथ यात्रा नहीं करूंगा। काला मतलब भारतीय लोगों को काले लोग के रूप में संबोधित किया जाता था। जो आज्ञा श्रीमान, कंडक्टर ने बोला। फिर उसने गांधी जी की ओर देखा और सामी बोलते हुए, कुली या सामी बोलते थे, उठो और मेरे साथ दूसरे डब्बे में आ जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, गांधी जी बोले। गांधी जी शांतिपूर्वक बोले, मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है और मुझे अधिकार है कि मैं यहाँ पर ही बैठूं। तब एक सिपाही को बुलाया गया और गांधी जी को उनके सामान सहित डिब्बे से बाहर निकाल दिया गया। उन्हें स्टेशन प्लेटफॉर्म पर छोड़कर रेलगाड़ी चली गई। वह रात को उन्होंने सर्दी में ठिठुरते हुए अंधेरे में प्रतीक्षालय में रात काटी। मतलब कितना अत्याचार किया जाता है, जब टिकट लेने के बावजूद भी उनको डब्बे में नहीं बैठने दिया गया गांधी जी को, और उन्हें रेलगाड़ी से निकाल दिया गया। गांधी जी के मन में यह अनुभव घर कर गया, मतलब उनको मन ही मन बहुत इसका अपमान महसूस हुआ। इस घटना से वे इतने खिन्न हो गए कि उन्होंने हर कीमत पर अन्याय के विरुद्ध लड़ने का प्रतिज्ञा ली। मतलब उन्होंने इसके खिलाफ वे खड़े हुए। उन्होंने रेलवे के जनरल मैनेजर को पत्र भेजा। परंतु उन्होंने रेलवे कर्मियों के कार्य की उचित ठहराया। मतलब उन्होंने जो गलत था उसी को उचित ठहराया, क्योंकि वो उसने कंडक्टर ने तो उनकी आज्ञा का पालन किया था अंग्रेज की। अभी प्रिटोरिया की उनकी यात्रा में और मुश्किलें शेष थी। रात भर तो उन्हें प्रतीक्षालय में बितानी पड़ी ठंड में। उन्हें चार्ल्स टाउन में जोहानबर्ग घोड़ागाड़ी से जाना था। उनका मजाक उड़ाया गया, वहां पर भी उनका मजाक उड़ाया गया। ओ बैरिस्टर कुली, है ना,
उन्हें क्या बोला गया, क्योंकि वे वकील थे तो काला कोट पहनते थे, तो उन्हें बोला गया, ओ बैरिस्टर कुली, तुम अंग्रेजों के साथ भीतर नहीं बैठ सकते। टिकट हो या न हो, बाहर कोच के पायदान पर तुम्हें स्थान मिलेगा, मतलब बाहर बैठिए आप। इस अपमान से गांधी जी तमतमा उठे, परंतु भारी मन से चालन के पीछे पीछे वाले स्थान पर जाकर बैठ गए। वे अपनी झगड़ने की मनस्थिति में न थे, क्योंकि वो वहां पर झगड़ नहीं सकते थे। मार्ग में एक स्थान पर घोड़े बदलने के लिए गाड़ी रुकी तो कंडक्टर बोला, ए सामी, अब तुम नीचे उठ बैठो, हम सिगरेट पिएगा। और उसने पैरों के पास एक गंदा थैला फैला दिया, है ना। यह देख गांधी जी स्वयं को रोक न सके और बोले, मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है जिसके अनुसार मैं अंदर बैठ सकता हूँ, परंतु तुमने मुझे यहाँ बैठने के लिए मजबूर किया है गंदे थैले के पास। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैरों में भी बैठूं? नहीं, मैं या नहीं बैठूंगा, तुम्हें यही बैठना होगा, कंडक्टर ने चीख कर कहा। फिर वह गांधी जी को गुस्सा जमाते उन्हें धक्का दे दिया और नीचे उतार दिया, मतलब उनको जबरदस्ती उनको वहां से धक्का दे दिया गया। गांधी जी बर्दाश्त करते रहे, वे सरिया पकड़े खड़े रहे, परंतु अगले गुस्से ने तो उन्हें करीब करीब धराशाही कर दिया, मतलब जब उन्होंने दूसरा धक्का दिया तो वे नीचे गिर गए। देख सहसा गाड़ी में बैठे कुछ लोग शोर मचाने लगे। वे बोले, बंद करो ये सब, ये छोड़ दो, कंडक्टर यह ठीक कह रहा है, उसे अंदर जाकर सबके साथ बैठने दो। कंडक्टर को उन्हें छोड़ना पड़ा, है ना। सब लोगों ने जब आवाज उठाई। अगली रात वे जोहानबर्ग पहुंचे। रास्ते की दुर्घटना ने उन्हें कपा दिया था, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा था। रास्ते में उनके पास एक मुसलमान व्यापारी का पता था, परंतु इतनी रात गए उन्होंने उनके घर जाना ठीक नहीं समझा। टैक्सी में वे ग्रैंड नेशनल होटल पहुंचे, मतलब वे होटल पहुंचे। होटल के मैनेजर ने उनकी ओर गौर से देखा और कहा, क्षमा कीजिए, आज रात कोई कमरा खाली नहीं है। मतलब उनकी ओर देखा कि यह तो भारतीय है, इसलिए उन्हें कमरा खाली नहीं होने का बहाना बनाया। गांधी जी समझ गए कि केवल काले रंग के कारण ही उन्हें कमरा देने से इनकार किया गया है। अब उनके सामने उस व्यापारी के यहाँ चले जाने के अलावा अब कोई चारा नहीं था। वे सोच रहे थे कि रात को किसको परेशान करेंगे, इसलिए वे होटल में जाना चाहते थे, परंतु वहां पर भी उन्हें कमरा नहीं मिला। वे उसके यहीं रात बिताने चले गए। दूसरे दिन फिर उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदा और रेलगाड़ी से प्रिटोरिया जाने के लिए रवाना हुए। मतलब जब वे बीच में ही उनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ा, वापस से उन्होंने टिकट लिया प्रिटोरिया के लिए वे रवाना हुए। उस डब्बे में केवल एक यात्री था, वह ठीक ठाक कपड़े पहना एक अंग्रेज था। गांधी जी को आता देख उसने अखबार पर नजर हटाकर उन्हें देखा, सिर हिलाया, पढ़ने में लग गया। कुछ देर बाद कंडक्टर आ पहुंचा। गांधी जी ने फुर्ती से उसे अपना प्रथम श्रेणी का टिकट दिखा दिया। उन्हें लगा गांधी जी की ये वापस से मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा, इसलिए उन्होंने टिकट दिखाया। टिकट में से कुछ नहीं होता सामी, कंडक्टर ने गुर्रा कर कहा। उठो, यह झटपट तीसरे दर्जे में जाकर, मतलब अगले दिन भी वापस उनके साथ वही व्यवहार हुआ। गांधी जी कोई उत्तर देते इससे पहले उस अंग्रेज ने अखबार रख दिया और कंडक्टर की ओर देखा। वह तीखी आवाज में बोला, आखिर इस भले आदमी को तंग करने में तुम्हें क्या मिल रहा है? टिकट के अनुसार उसे अधिकार है कि वो यहाँ पर बैठे। फिर गांधी जी की ओर देखकर बोला, जहाँ बैठे हो वहाँ आराम से बैठे रहो। गांधी जी ने उसे धन्यवाद दिया और एक किताब खोलकर पढ़ने लगे। सायं के समय रेलगाड़ी बहुत देर से प्रिटोरिया पहुंची। स्टेशन पर उन्हें लेने कोई न आया, इसलिए रात होटल में ही काटनी पड़ी। दूसरे दिन एक मित्र ने उन्हें एक मकान में ठहरा दिया। वे वहां किराए पर रहने लगे। उन्होंने अब्दुल्ला के मुकदमे का काम शुरू कर दिया था, है ना, वकील थे तो इसलिए। इस काम में व्यस्त रहने पर भी उन्होंने प्रिटोरिया में रहने वाले भारतीयों को एक बैठक बुलवाई। सहायता की तैयद हाजी खान मोहम्मद ने, जो वहां के प्रभावशाली भारतीय व्यापारी थे, गिनती के प्रिटोरिया निवासी भारतीय बैठक में भाग ले
पाए। गांधी जी ने उस समय पहली बार किसी सभा में भाषण दिया था। वे बोले, हम लोगों के साथ बहुत भेदभाव बरता जाता है। आखिर जन्म, परिवार, जाति और धर्म के आधार पर हमें अलग क्यों समझा जाता है? हमें एक संगठन बनाना चाहिए। गांधी जी जानते थे कि संगठन में ही शक्ति होती है। अगर सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो ही हमें इस चीज से छुटकारा मिल सकता है, जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो और हम लोग अपनी आवश्यकताओं शिकायतों की सूचना शासन को देते हैं। श्रोताओं ने अपनी बात को ध्यान से सुना। यह तय किया गया कि प्रिटोरिया के सभी भारतीयों की नियमित बैठक हुआ करे। इस तरह का व्यवहार भारतीय लोगों के साथ किया जाता था। गांधी जी को बहुत अपमानजनक लगा। उनको लगा कि यह उनका कर्तव्य है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा और उनके कष्टों को दूर करें, है ना। गांधी जी ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रण किया था। वे रोज शाम को अपने अंग्रेज मित्र कोर्ट्स के साथ घूमने जाया करते थे और कभी भी रात 10 बजे से पहले नहीं लौटते थे। उन्होंने राज्य के अटॉर्नी ने इस तरह का एक पत्र ले लिया था कि पुलिस की आज्ञा बिना वह चाहे बाहर जा सके। एक शाम गांधी जी अकेले थे। उन्होंने आदत के अनुसार वे फुर्ती से चले जा रहे थे कि सहसा उन पर किसी ने हमला कर दिया। वे गिर गए, घायल हो गए। वे जिस आदमी को छूटने की कोशिश कर रहे थे वे पुलिस का सिपाही था। अब तुम्हें कानून के पालन की आदत पड़ेगी, सिपाही चिल्लाकर बोला। क्या तुम नहीं जानते कि किसी भी भारतीय को राष्ट्रपति भवन के पिछले भाग से गुजरने की अनुमति नहीं? यह कहकर सिपाही ने उन्हें फिर ठोकर लगाई। मतलब राष्ट्रपति भवन के पिछले भाग से गुजरने की भी अनुमति भारतीयों को नहीं थी। तभी किसी परिचित आवाज ने मित्र भाव से पूछा, क्या चोट लग गई गांधी? यह आवाज थी श्री कोर्ट्स की, जो उनके मित्र थे। जब गांधी जी पर हमला किया जा रहा था वे उधर से गुजर रहे थे। श्री कोर्ट्स ने सिपाही को चेतावनी दी कि यह आदमी मेरा मित्र है और सुप्रसिद्ध वकील है। अगर यह शिकायत करेगा तो मैं गवाही दूंगा। फिर वे गांधी जी से बोले, मुझे बड़ा खेद है गांधी, तुम पर ऐसा निर्मम आक्रमण किया गया। इससे खेद की कोई बात नहीं है। बेचारा यह सब कैसे जान सकता था? इसके लिए तो सारे काले एक समान है, मतलब भारतीय एक समान है। मैं तो यह नियम बना लिया है कि किसी भी व्यक्तिगत शिकायत के लिए मैं अदालत नहीं जाऊंगा। गांधी जी बोले। समय बीतता गया। अब्दुल्ला का मुकदमा निपट गया। दक्षिण अफ्रीका के अनेक कटु अनुभवों ने गांधी जी को और अधिक चारित्रिक दृढ़ता प्रदान की। शीघ्र से वे डर्बन के बेहद व्यस्त वकीलों की गिनती में आ गए। वकालत के लिए उन्होंने दूसरे महत्व का पेशा था। उनकी मुख्य रुचि तो जन कल्याण के कार्यों में थी, है ना। जन कल्याण के कार्य उनके मन में शुरू से ही थे। लोगों के प्रति लोगों का समस्याओं का समाधान करना, और इसीलिए उन्होंने भारतीय लोगों की समस्या को समझा और उन्होंने इसके प्रति आवाज उठाई। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 3 वर्ष बिताए। उनका अदालत का कार्य भी खूब जम गया था। हर आदमी उन्हें उनके अखरगे और पगड़ी से पहचानता था। उन्हें लगा कि वे लंबे समय के लिए रुक गए हैं। वे जानते थे कि लोग उन्हें वहाँ चाहते हैं। और वर्ष 1896 में उन्होंने घर जाने और पत्नी तथा बच्चों को दक्षिण अफ्रीका ले जाने की अनुमति चाहिए, क्योंकि वे सोचते थे कि उनकी भारत यात्रा अपने काम के अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों के पक्ष में समर्थन प्राप्त करने में भी सहायक होगी। उन्होंने सारा काम इस तरह व्यवस्थित कर दिया कि वह 6 महीने की छुट्टी प्राप्त कर सके। बच्चों, गांधी जी ने अपने जीवन में बहुत कटु अनुभव का सामना किया, इसीलिए उन्होंने
लोगों को इस चीज से छुटकारा दिलाने के लिए अंग्रेजों के सामने वे खड़े हो गए थे। आचरण व्यवहार में कुल का पता चलता है, बोली से मनुष्य के देश का पता चलता है, आदर भाव से प्रीति का पता चलता है, आंखों में मन के भाव का पता चलता है, संकट के समय धैर्य का पता चलता है, संगति से मनुष्य की प्रकृति का पता चलता है, कोई भी काम कैसा है उसका पता उसके परिणाम से चलता है। इन तथ्यों से गांधी जी भली भांति परिचित थे, तभी तो उन्होंने संयम को जीवन में प्रमुख स्थान दिया और लोग उनसे प्रेरणा पाते। आज भी हम गांधी जी को याद करते हैं राष्ट्रपिता के रूप में, है ना। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, है ना। तो बच्चों, आज हमने हमारे हिंदी के पाठ दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की यात्रा को, संस्मरण को हमने पढ़ा, समझा। अब इसके प्रश्नोत्तर में आपको सेंड करूंगी, तो आप अपनी CW कॉपी में उसे लिखेंगे। जय हिंद।